बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का अहम टॉपिक दिल की बीमारियों के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे तलबा और तालबात के लिए है और ये मेरी अपनी एकेडमिक एक्टिविटी का एक सिलसिला है। और हो सकता है मेरी इस एकेडमिक एक्टिविटी के बाज़ पॉइंट से बाज़ लोग मुत्तफिक ना हों। मेरा नॉलेज जो है ज़्यादातर किताबों से, रॉबिन से लिया गया है और ज़्यादातर नॉलेज जो है वो बुकिश नॉलेज है, किताबी नॉलेज है। और इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से प्रैक्टिकली तौर पर जो डाटा लेकर इसको उससे को रिलेट किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज के लेक्चर में मैं अपने तलबा और तालबात को और तमाम पैथोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिशनर को ये बताऊंगा कि हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, उसके उसकी डायग्नोसिस पैथोलॉजी के ज़रिए से कैसे की जाती है। नंबर वन, तशखीस। दूसरा ये है कि पैथोलॉजी के टेस्ट फिजिशियन, कार्डिक फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को किस तरीके से मदद कर सकते हैं कि आपका मरीज ठीक है, आपका इलाज बेहतर जा रहा है या आपको इलाज तब्दील करने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि तमाम पैथोलॉजी से प्रैक्टिशनर्स को आज ये बताऊंगा कि सैंपल कैसे लिया जाता है और सैंपल एरर से कैसे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक के ऊपर कई किताबें लिखी गई और इसके बारे में आपको कार्डिक फिजिशियन बेहतरीन बता सकते हैं और तलबा और तालबात को कार्डिक फिजिशियन या जनरल फिजिशियन बेहतर अंदाज में लेक्चर दे सकते हैं। मैं अपने पैथोजेनेसिस के जरिए से अपने तलबा और तालबात के इल्म में इजाफा करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। आप सबने देखा कि पिछले पौने 2 सालों से इस पैंडेमिक की वजह से जितना शोर शराबा, हंगामा, खौफ व हिरास फैलाया गया, उसकी शरह अमवात अगर मैं अपने मुल्क से देखूं तो रोजाना की शरह अमवात उस दर्जे तक नहीं पहुंची जिस दर्जे से रोजाना हमारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज रोजाना डेथ रेट है वो कितना है। एक और अहम बात कि हम पूरा मीडिया, पूरी दुनिया जो कोविड के ऊपर, मैंने भी रोजाना कोविड के ऊपर काफी अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की, वैक्सीन के बारे में भी कोशिश की, लेकिन आज का टॉपिक कोविड से भी ज्यादा अहम इसलिए है कि कोविड से उतनी अमवात वाक़ई नहीं हो रही जितनी रोजाना दिल के दौरे से अमवात वाक़ई हो रही है। तो तमाम तलबा और तालबात को अपने मरीजों को प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताना चाहिए कि हार्ट अटैक के मरीज को तो शायद ना बचा सकें, लेकिन हार्ट अटैक से जाने से अपने मरीजों को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी वो एहतियातें जो हैं वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एहतियातें की जाएं तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इस प्रिवेंशन के ऊपर भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट मुझसे ज़्यादा अच्छी मालूमात फराहम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलसिला लेक्चर्स का है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। अहम बात बचने के लिए है कि आप अपने खाने के औकात को नॉर्मल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, अपने लिपिड के लेवल को नॉर्मल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, रोजाना की एक्सरसाइज को बाकायदगी का हिस्सा बनाएं और जहनी परेशानियों से, जहनी वर्रीज से, ना किसी के लिए किसी को जहनी
परेशानियों का बायस बने, ना ही खुद आप अपनी जहनी परेशानियों का शिकार हो। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी एक ऐसा एलिमेंट है जो हार्ट अटैक के ऊपर, जलती के ऊपर पेट्रोल का काम देता है। और इस तरह की दूसरी अहम चीजें भी हैं जो हार्ट अटैक के का बुनियादी सबब बनती हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊंगा कि प्रेजेंटेशन में हार्ट अटैक की तारीफ क्या है। हार्ट अटैक को मेरे आज का लेक्चर डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स। 1100 औसत डेली अमवात है हमारे पाकिस्तान में। क्या कभी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी एक दिन के अंदर 1100 अमवात कोरोना से हुई हों। और अब कोरोना की अमवात कम हो रही हैं, लेकिन हार्ट अटैक का डेली डाटा बढ़ रहा है। ये भी 2019-20 का डाटा है जो मैं बता रहा हूँ, शायद अब इससे भी ज्यादा हो। तो ये आपको एक अहम पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वजह अमवात हार्ट अटैक है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसकी तारीफ ये है कि मायोकार्डियल, मायो का मतलब है पट्टे, कार्डी का दिल के पट्टे, दिल के पट्टों को इन्फेक्शन, जब उसको ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उनका डैमेज शुरू हो जाए और उनकी डेथ वाकई हो जाए, तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे। दिल के पट्टों का ऐसी अमवात जो खून के रुकने की वजह से हो, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी तारीफ करूं तो दिस इज characterized बाय द ischemia ऑफ द मायोकार्डियल मसल्स। Also, this myocardial ischemia results in irreversible myocardial cell damage and the death, that is called the necrosis. A process and set of things which leads to death is called the necrosis. और इसकी वजह खून की जो करोनरी आर्टरीज की है, सप्लाई में, खून की सप्लाई में कमी वाकई हो जाए। नालियां कैसे सिकुड़ती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से सिकुड़ती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों ज्यादा होता है? हमारी खुराक की वजह से। जब कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, ज्यादा शुगर वाली अद्वियात लेते हैं, काम कम करते हैं, और सोना, अब बैठने की आदत ज्यादा डालते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो खून की उन नालियों को तंग कर देगा। जब खून की नालियां तंग करेगा तो सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस किसी और जगह में हो ना हो, कोरोनरी आर्टरीज में ज्यादा होती है। इसलिए आपने बचाना है, अपनी खुराक को बेहतर अंदाज में रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, सिगरेट से बचना है, वर्जिश बेहतरीन अंदाज में करनी है। इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम जो हैं वो आपको एक फिजिशियन मुझसे बेहतर अंदाज में बता सकता है, लेकिन मैं इसकी एक सिंपल सादा सी, इसका कि दिल का दर्द होता है। जब दिल का दर्द होता है तो उसकी कुछ खास निशानियां हैं। मैं इसको टिपिकल हार्ट पेन, बाज़ गैस्ट्रिक पेन से भी मिमिक कर रहा होता है, बाज़ पैनक्रियाटिक पेन से भी मिमिक कर रहा होता है। लेकिन दोनों के पेन के अंदर कुछ चीजें, कुछ पेन का फर्क होता है। बहुत सारे हार्ट अटैक दर्द के बगैर भी होते हैं। अगर हमें देखूं कि हमारा कोरोनरी अक्यूट सिंड्रोम कितनी किस्म का है, तो साइलेंट, बाज़ का खामोशी से हो जाता है इस्कीमिया। बाज़ लोग बैठे बैठे, एक दफ़ा मैं एक किसी दोस्त को जा रहा था उसको मिलने के लिए,
तो जब घर पहुंचा तो उसके बेटे को कहा कि आपका वालिद साहब कहाँ पे हैं। वो ज़रा अफसुर्दा सा हो गया। मैंने कहा वालिद साहब भाई कहाँ पे है। मैंने उसने जवाब नहीं दिया। इसलिए के बाद उसका मुलाजिम आया तो उसने कहा इसके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है और चंद दिन पहले वो अल्लाह की रहमत में चला गया। और मैंने कहा उसे पहले नहीं मालूम हो क्या। उसको पहले नहीं मालूम था। तो कुछ साइलेंट इस्कीमियाज होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। जैसे 20 to 30% लोगों में दिल का दर्द नहीं होता, वो साइलेंट इस्कीमिया का शिकार होते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवाते रहना चाहिए। स्टेबल एंजाइना होता है कि दर्द हुआ और उसके बाद आप स्टेबल हो गया और आप जब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते तो दर्द नहीं होता। फिर इस तरह अनस्टेबल एंजाइना है। ये जो एसटी वेव्स वाली बातें हैं ये आपको ईसीजी में एक फिजिशियन समझाएंगे कि नॉन एसटी वेव एलिवेशन वाला भी हार्ट अटैक होता है, एक नॉन क्यू वाला भी होता है। ये मालूमाती तौर पे आप अपनी किताबों से भी पढ़ सकते हैं। इन्फेक्शन टू टिपिकल एक्यूट मायोकार्ड इन्फेक्शन जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादातर कितने परसेंट है, आधे से ज़्यादा साइलेंट फीचर्स का शिकार होते हैं। अब मैंने आपको बताया अपने इब्तदाई गुफ्तगू में कि मायोकार्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि खून पट्टे की मौत खून के ना मिलने की वजह से। तो पट्टा अंदर अगर दिल को देखूं यूं, अगर दिल को देखूं तो उसके अंदर साइड पे एंडोकार्डियम है, फिर मायोकार्डियम है, फिर पेरिकार्डियम है। जो दरमियानी लेयर है ना उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। वो काफी मोटी होती है, जैसे उंगली है, थिक है। अगर तो उसके कुछ हिस्से की मौत हो तो उसको कहते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल, पूरा नहीं है। यानी यहाँ उंगली की मोटाई को देखो तो अगर उसका पहला हिस्सा 50% है या 25% या 10% है तो उसको ना, अगर ये पूरी यानी फुल थिकनेस के अंदर उसकी नेक्रोसिस हो जाए तो उसको ट्रांसम्यूरल, ये इंतहाई खतरनाक होता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। ये देखें, एक क्लॉट, एक डेथ है रेड, इसके अंदर ये जो टी वेव शो कर रहा है इसको, और इसके बाद ये रेस्टिंग फेज है। और ये जब पूरा हार्ट डीपोलराइज होता है तो उसके अंदर देखें ये हिस्सा जो ब्लैक डॉट है ये पूरे मसल को डेथ नहीं कर रहा, लेकिन उस पूरे मसल को शो नहीं कर रहा। ये जब रीपोलराइज होता है तो वो वेव्स, टी वेव किस तरीके से ये इसको शो कर रही है, टी वेव्स, एस टी वेव बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी डायग्नोसिस के अंदर। अक्सर आपको फिजिशियन, अक्सर आपको हाउस जॉब के दौरान ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स बहुत समझाते होंगे और उनसे बल्कि पूछे भी सही। इसके बाद ये मैंने शो किया कि ये ट्रांसम्यूरल पूरी थिकनेस है और इसके अंदर ये देखें खासा ये टी वेव खासी तब्दील हो गई है। उसके अंदर इतनी तब्दील नहीं हुई लेकिन इसके अंदर खासी तब्दील हो गई है। ये एक एक बुकिश नॉलेज के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल पी क्यू आर एस टी है और एस टी एलिवेशन इसके अंदर देखें। एलिवेट अगर इसको देखें कितनी है और इसको देखें, इससे मेजर करें। 1 2 3 खानों में आ रही है, 1 2 3 4। इसके बाद देखें कि ये पी क्यू आर एस, ये इसको अगर देखते हैं कि ये भी खासा एलिवेट हो गया है, तो ये शो कर रहा है कि आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन को शो कर रहा है। उम्र का अगर तकाजा बताऊं और जेंडर बताऊं तो यंग एज में आजकल हो रहा है डिप्रेशन और स्मोकिंग, ज्यादा यंग एज में आ रही है, लेकिन मिडिल एज वालों को ज्यादा मुतासर करता है। एज के हिसाब से अगर उम्र के जेंडर के हिसाब देखें तो खवातीन पहले मेंस्ट्रुअल उसका जो पीरियड होता है उस तक वो महफूज होती हैं। एस्ट्रोजन उनकी जिंदगी को बचाने वाला बेहतरीन हार्मोन है।
जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा एथेरोजेनिक भी है और ज़्यादा हार्ट अटैक की तरफ ले भी जाता है। इंसान का जो वही है उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं और उसके लिए बीमारियां भी बहुत हैं। इसके ऊपर मैंने कल के लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बताया कि कोविड क्यों मर्दों में ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि मर्दों में हार्ट अटैक, मर्दों में ब्लड प्रेशर और हार्ट के मसाइल और दूसरे मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर 54 ईयर के ऊपर जाए, मेनोपॉज के ऊपर जाए, तो फिर सेक्स का खास कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि ये ज़्यादातर बुनियादी जो बीमारी है मर्दों की। शुरू में मैंने कहा कि नालियां तंग होती हैं। नालियां तंग होने की वजह एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नालियां खून की नालियां के अंदर खून की वो सिकुड़ जाती हैं और उनकी दीवारों के अंदर चर्बी जमा हो जाती है। जब चर्बी हो जाती है तो दूसरे फाइब्रोब्लास्ट भी आना शुरू हो जाते हैं, मैक्रोफेज भी आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसकी वो इरिवर्सिबल किस्म की तब्दीलियां आ जाती हैं और वो जो उसके लचकदार वाल होती है बड़ी सॉलिड हो जाती है और वो उसकी नाली तंग हो जाती है, जिससे एक बिल्कुल अगर एथीरोमा बढ़ जाए तो उसके साथ उसकी एथीरोमा बढ़ जाए तो फिर उसके साथ खून की सप्लाई नाली मुकम्मल बंद हो जाती है। और इस्कीमिया का मतलब यह है कि खून की सप्लाई ना मिले। खून में जहाँ न्यूट्रिशन है वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत अहम होती है। 10 से 15 मिनट के लिए अगर ये अमल जारी रहे तो वो जो मौत होती है वो इरिवर्सिबल मौत होती है। और अगर उसके अंदर वेजोस्पाज्म आ जाए और प्लेटलेट एग्रीवेशन हो तो इसको कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कितने मिनट्स इंतहाई अहम होते हैं। जब इस्कीमिया होता है तो आप हार्ट के अंदर नेक्रोसिस का अमल कुछ टाइम वक्त लेता है और फौरी तौर पे अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो इन्फेक्शन से बच जाता है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट जैसे मैंने 15 से 20 मिनट का एवरेज 20 से 30 मिनट तक अगर इस बात चली जाए तो फिर वो बात बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके एंडोकार्डियम दिल के अंदर वाली दीवार से ये शुरू होता है इस्कीमिया, फिर दरमियानी मायो, फिर इसके बाद पेरी, फिर ट्रांसम्यूरल हो जाता है बात के अंदर। और अगर 3 से 6 घंटे गुजर जाए तो उसके बाद खासी हालात पूरा इंफाक्ट हो जाता है, मुकम्मल डेथ वाकई हो जाती है। इसी में एक इंजेक्शन का नाम है जो आप अहम है फिजिशियन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन खासा बेहतर हो सकता है, बेहतरी ला सकता है। जो हमारे जो नेक्रोसिस है और उसका जो मसल्स के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एनाटॉमिकल है कि कौन सी खून की आर्टरी मुलविस हुई है और उसका कौन सा हिस्सा मुलविस हुआ है। सबसे ज्यादा जो आर्टरीज मुलविस होती हैं, वाइवा क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, द इंटीरियर लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी, उसके बाद द लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ज्यादा इन्वॉल्व होती है एज कंपेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी 30 से 40% इन्वॉल्व होती है। ये इसका लेवल है कि अगर ये एंटीरियर जिस जिस एरिया को सप्लाई करेगी, एंटीरियर एंड एपिकल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एडजेसेंट इंटरवेंट्रिकुलर हिस्सा जो है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है आपका लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व द पोस्टीरियर एंड बेसल पोर्शन ऑफ द राइट कोरोनरी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट कोरोनरी। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको तसल्ली से पढ़ लें कि राइट कोरोनरी आर्टरी 35 किस हिस्से को सप्लाई कर रही है। ये बेसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर इसका डैमेज होता है
ये लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी किसी से को ये सप्लाई कर रही है, वो लेफ्ट कोरोनरी सरकमफ्लेक्स आर्टरी किसको वो कर रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी किसी से को डैमेज कर रही है, ये वो सब। इसके बाद अगर हम इसी से में आए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी कंपैरेटिवली 40 से 50% ये सारे हिस्सों को एट्रियम को और इनको सप्लाई कर रही है, एंटीरियर एंड एपिकल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल का। और उसके बाद जो कम ज्यादा, और उसके बाद ये कोरोनरी आर्टरीज का है। वजूहात जो हैं वो ब्लड प्रेशर है, बढ़ती हुई उम्र है, बढ़ती हुई परेशानी है, खुराक के औकात, बद परहेजी, आपका मैदा जो है, आपको हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूँ, एक दिमाग के अंदर एक हमारा खोपड़ी के अंदर दिमाग है और एक मैदा के अंदर एक दिमाग है। तो ये इसको सप्लाई करने वाला मैदा, अपने मैदे को बेहतर रखें, अपने खुराक कम खाएं, वक्त पर खाएं, वर्जिश करें, चर्बी वाली ज्यादा मीठे वाली खुराक का इस्तेमाल ना करें, चटकोरापन, होटलिंग, सॉफ्ट फूड, पिज्जा, इन सब चीजों से आप परहेज करें। आप 10 साल के बच्चों को बताऊं कि 10 साल के बच्चे परहेज नहीं करते। ये एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, खून की नालियों में चर्बी जमा होने का अमल 10 साल में शुरू होता है। सिगरेट की बढ़ती हुई लत से बचें, शुगर को कंट्रोल करें, अपने हाइपरलिपिड चर्बियों को टेस्ट करवाते रहा करें, और कुछ भी नहीं है। अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखें, चर्बी वाली ग़िज़ाएं कम खाएं, आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसके बाद मेल और फीमेल के अंदर बताया कि खास एज तक डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद आफ्टर मेनोपॉज तकरीबन दोनों में एक जैसे हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, वालिद को, वालदा को, या फैमिली में अगर हार्ट अटैक हुआ है तो आपको भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों का एहतियात करना है, चंद फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का ख्याल रखें आप। इंशाल्लाह आप दिल के दौरे से, अमवात से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-मान में रखेगा। साइन और सिम्टम आपको बताया, ज़्यादातर क्योंकि मैं पैथोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन चेस्ट पेन का जो सब क्रशिंग टाइप का पेन होता है, क्रश कर रहा होता है, काटता जा रहा होता है, स्टैबिंग नहीं होता, क्रशिंग पेन होता है, और उसके बाद स्टैबिंग हो या क्रशिंग पेन होता है। और इसके बाद जो पेन है वो यहाँ हुआ, ऐसे इंसान वो हार्ट को यूं वो करता है। हार्ट का एक खास स्टाइल होता है, आप देखिए पेशेंट का ऐसे ही आपको उसके चेहरे का तासुरात अजीब हो जाते हैं, हार्ट की ये उंगलियां सारी यूं होता है, गर्दन आगे को मुड़ जाती है। और इसके बाद हार्ट अटैक जो है, लेफ्ट साइड को ये रेडिएशन होती है, ये आपका जबड़ा, ये सारा ये यूं यूं होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये आपका क्लेविकल, फिर इसके बाद आपका ये शोल्डर के बाद आपका ये आर्म, और इसके बाद ये फिंगर्स, ये क्योंकि इसकी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन इससे कोरिलेट कर रही होती है। सबसे ज्यादा साइन और सिम्टम आपके इस दर्द के साथ आते हैं, और ये मिमिक करता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि गैस्ट्रिक पेन जो होता है वो डल टाइप का पेन होता है और वो काफी देर तक रहता है, और वो गैस्ट्रिक पेन बाज़ मिमिक कर रहा होता है। रेट्रोस्टर्नल बर्निंग भी आपको मिमिक करती है हार्ट अटैक के साथ, और उसके साथ आपको, तो ये कुछ साइन। इसके बाद स्वेटिंग का अमल शुरू होता है, डिस्निया, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, पूरी तरह सांस नहीं ले पाता, छोटे छोटे सांस लेता है इंसान, सांस का अमल मुतासिर होता है। फिर इसके बाद डिस्कम्फर्ट बढ़ती है, फिर इब्तदाई तौर पे तो वॉमिटिंग और नाजिया नहीं होता,
इब्तदाई नाजिया वोमिटिंग गैस्ट्रिक पेन से, पेप्टिक अल्सर से मिमिक करता है, पेनक्रियाटिक पेन से भी मिमिक करता है, लेकिन बाद में वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। उसके बाद पेशेंट का पेन बेशक ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके साइन सिम्टम आपके बरकरार रहते हैं और फिर पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। और उसके बाद अब कौन से टेस्ट हैं जो हम कराए जाएं? एक ईसीजी है फौरी तौर पे, और उसके बाद केमिकल टेस्ट है। ईसीजी के बारे में ज़्यादातर आपको फिजिशियन बताएंगे, लेकिन क्यू वेव और एसटी सेगमेंट का जो मैंने आपको एमसीक्यू के लिए बता दिया है। एंजियोग्राम भी करते हैं इसके साथ। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री के बाद आपको साइट ऑफ हिस्ट्री और प्रीवियस हिस्ट्री और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, सारा कुछ। अब ये एक छोटा सा मैंने चार्ट दिखाया है, ये मैंने लैब पीडीएफ से लिया, नेट से, भुट्टा साहब के वेबसाइट से लिया है। भुट्टा साहब की वेबसाइट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, इसके बारे में आप उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर ये डिटेल सारी मौजूद हैं, उसके ऊपर जो मेरे लेक्चर के अंदर मौजूद है। इब्तदाई तौर पे बताया दो चीज़ें बड़ी अहम है, ईसीजी और जो बायोमार्कर। पहले चंद घंटों में तो सिर्फ मार्कर ही यूजफुल हैं, ईसीजी नहीं बताया, पहले 4 घंटों के अंदर। फिर अगले 48 घंटों में आपको मार्कर भी पॉजिटिव आते हैं, ईसीजी भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ईसीजी आप सीरियल कराते हैं। और उस 48 घंटों के बाद जो है ईसीजी कोई खास हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन बायोमार्कर आपके खासे हेल्पफुल होते हैं। अगर बाद में किया जाए तो आपको जो एनी टाइम क्लियर कट एविडेंस ऑफ ईसीजी अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेकिन उसके बाद लेबोरेटरी के टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाते हैं, इतना हेल्पफुल नहीं होते। अब ये इसी की चीज़ें कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन स्लाइड के तौर पे आप पढ़ सकते हैं कि ईसीजी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये आपको एक अच्छा फिजिशियन ही बता सकता है। एज ए पैथोलॉजिस्ट जस्ट मैं इसको कोरिलेशन के लिए इसको बताया है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू एस टी से ये इन्वर्ट हो जाता है, ये एलिवेट हो जाता है, बाद का एस टी एलिवेशन भी आ जाती है जैसे उसके ऊपर। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से की आर्टरी, किस कोरोनरी आर्टरी का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एज ए पैथोलॉजिस्ट। मैं आपको बताऊं, कार्डियक मार्कर, कार्डियक एंजाइम, कार्डियक बायोमार्कर, इनको आप जो अहम दे दें, ये 5 बहुत अहम है। ट्रोपोनिन, टी फॉर ट्रोपोनिन, CKMB, ये एक बैंड होता है। ये 2 आजकल ज्यादा अहम कराई जाती हैं। इसके बाद मायोग्लोबिन, इसके बाद LDH, इसके बाद SGOT, और इसके बाद नाइट्रियाटिक हार्मोन जो दिल सक्रीट करता है। लेकिन 2 के बारे में सब लोगों को मालूम होना चाहिए, तलबा और तालबात को। ट्रोपोनिन, और इब्तदाई तौर पे जो हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, ट्रोपोनिन आई और CKMB। बाकी का दर्जा नीचे आता है। जब ये दोनों नहीं इंपॉर्टेंट थी तो उस वक्त LDH का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आए चलते हैं, मैं इसको बताऊंगा कि कब रेज होते हैं, कितना लेवल होना चाहिए, नॉर्मल लेवल क्या है उसको याद रखने का, और कब ये डाउन हो जाती है। तो ये ट्रोपोनिन, CKMB, LDH, मायोग्लोबिन, SGOT, एक HGPT होता है, लिवर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक SGOT होता है, नाइट्रियाटिक BNP इसको कहते हैं। ये हार्मोन है जो दिल सक्रीट करता है। बहुत सारे आर्गन सारे हमारे पिट्यूटरी नहीं सक्रीट करती है हमारे हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड के अलावा और भी बहुत से, पाइनियल बॉडी भी मेलाटोनिन सक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइन भी हमारी सक्रीट करती है, लीवर हमारा सक्रीट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन का जो मैकेनिज्म है।
लंग हमारे एंजाइम क्रिएट करती हैं। तो हार्ट जो एंजाइम क्रिएट करता है उसका नाम क्या है? बीएनपी या नाट्रियोटिक। ये भी चेक किया जाता है। ये पैरेलल दोनों चीजें। अक्यूट मायोकार्ड इन्फेक्शन रिवर्सिबल है, गुड लक अगर जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई दोबारा बहाल हो जाती, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन फौरी मिल जाए और उसके बाद कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है। अगर इरिवर्सिबल है, एक्लूजन है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पहले चंद घंटे और उसके बाद 4 से 6 घंटे और इसके बाद डैमेज बढ़ जाती है। अब सबसे अहम बात जो पैथोलॉजिस्ट को कर रहा हूं, आपने सैंपल कितना लेना है, किस ट्यूब में लेना है, किस वक्त लेना है, क्योंकि ये सैंपलिंग एरर बहुत अहम है। सैंपल लेने का अमल कौन सी वेन से बेहतर है अंदाज में लिया जा सकता है। इसलिए जो फ्लेबोटोमिस्ट है उसको एक पैथोलॉजिस्ट ट्रेन करे कि अगर आप हार्ट के लिए कार्डियक एंजाइम ले रही है तो किस तरीके से लिया जाता है। इसकी एक पूरी शॉप है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो पैथोलॉजिस्ट के लिए ये इंतहाई अहम स्लाइड है कि हमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए जिससे कहीं ऐसा ना हो कि आरबीसी लाइसिस हो जाए। सीरम निकालने का खास तरीका होता है, कितनी सेंट्रीफ्यूज स्पीड पे चलाना है, किस मशीन कौन सी ट्यूब में ले जाना है, एंटीकोगुलेंट उसके अंदर क्या होना चाहिए, कितनी मिकदार में होना चाहिए। आजकल तो खैर इसके लिए अच्छी अच्छी ट्यूब्स आ रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसके डिटेल के अंदर। द बस्ट सैंपल इज द वेनस। वेन का सैंपल लेना चाहिए। ये जो वेन है, इस वेन से क्यूबिटस वेन के अंदर लेना चाहिए इसके अंदर। और बाज का बेस्ट सैंपल जो है वो एंटीकोगुलेंट वाला, क्योंकि सीरम से निकालना होता है। प्लाज्मा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो आजकल रैपिड ट्रोपोनिन का टेस्ट आया है वो होल ब्लड से भी किया जा सकता है। ब्लड सैंपल एडमिशन मुख्तलिफ सीरियल्स, पेशेंट आया, इसके बाद पेशेंट ने सेकंड सैंपल, फिर थर्ड सैंपल, फिर फोर्थ सैंपल। ज्यादा सैंपल आपके पेशेंट की प्रोबेबिलिटी को बेहतर कर लेंगे, पेशेंट की प्रोग्नोसिस को बेहतर कर लेंगे और मायोकार्ड इंफेक्शन के स्टेटस को बताते रहेंगे। ये ग्रीन ट्यूब है, ये जेल ट्यूब है, ये गोल्ड टॉप है और इस तरह का येलो टॉप भी होता है। 3 से 5 ml ब्लड लेना है आपने के अंदर, और इसके बाद सीरम कैन बी स्टोर्ड। सीरम निकालना है सेंट्रीफ्यूज फास्ट उसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। ये हमारा ज्यादातर हिस्सा हमारे केमिकल पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं उनको। मैं चूंकि एक इंफॉर्मेशन के तौर पे वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। स्पेशल केमिस्ट्री का हिस्सा है लेकिन रूटीन में भी इनको। द सीरम कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 4 to 8 एट 4 सेंटीग्रेड। सीरम इज स्टेबल 1 to 2 days। लेकिन जितना जल्दी इसकी डिलीवरी हो जाए उतना बेहतर होगा। द ट्रोपोनिन टी, द सीरम इज स्टेबल फॉर 24 hours 2 to 20 centigrade। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए। हिस्ट्री लेनी चाहिए पेशेंट की, लिवर डिसीज, रीनल डिसीज, कोई ट्रामा पहले हुआ हो, मसल्स एक्सरसाइज की है नहीं की। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके जो फ्लेबोटोमिस्ट है वो एक परफॉर्मा बना हो, एक टूल बना हो कलेक्शंस का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ली जा सकें। पेशेंट कहीं एक्सरसाइज करके तो नहीं आया, जाहिर है बात का एक्सरसाइज के साथ। तो क्योंकि ये हमारे कार्डियक एंजाइम जो हैं इन चीज़ों से, अर्ली प्रेगनेंसी बड़ा रोल है इसमें, लिवर डिजीजेस है, रीनल डिजीजेस है, मसल डिजीज है, ऑल शुड बी इंक्लूडेड दिस। अब ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी जो है ये वो एंजाइम है। द ट्रोपोनिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन है, इज सिचुएटेड, ये मसल के स्केलेटल के भी ज्यादातर कार्डियक मसल के अंदर है।
जो दिल की दरमियानी लेयर है एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम, उस मसल्स के सेल के अंदर होता है। और जो हमारे कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनके अंदर ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर नॉर्मल दिल है तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, और अगर हार्ट अटैक होता है, नेक्रोसिस होती है, तो फौरन बाहर निकल आता है। और ये बहुत जल्दी अर्ली इसमें बताने वाला है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, जैसे मैंने बताया, इसके बाद कैल्शियमेटेड कंसंट्रेशन थ्रू इट सेक्शन ऑफ द मायोसिन। मायोसिन जो होती है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है। ट्रोपोनिन टी क्या है? ट्रोपोनिन इज बाइंडिंग सब यूनिट है। आई क्या है? इज द मायोसिन। मायोसिन आपको बताया मसल की ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले यूनिट में होती है। और इस तरह सी भी है जो कैल्शियम बाइंड। लेकिन हमें कंसर्न जो है ज्यादा आई के बारे में होता है। ये मायोफिब्रिल में कितने परसेंट होती है, साइटोप्लाज्म में कितने, मतलब है नेक्रोसिस होगी तो हमारे मायोफिब्रिल भी डैमेज होंगे और रिलीज होगा उसके बाद। ट्रोपोनिन सीरम लेवल रिमेन्स रेज 7 दिन तक। इट कैन बी डिटेक्टेड इन अर्ली 3, मैंने आपको बताया ना, पहले 4 घंटों के अंदर ये एंजाइम पकड़ लेती है, ईसीजी नहीं बता सकती। और इसके बाद जो ट्रोपोनिन टी है, आई तो जल्दी आ जाती है, टी बाद में आती है तकरीबन 10 घंटे तक, 10 से उसके बाद रेज होती है। और ये जो काफी देर तक टी रेज रहती है। तो ट्रोपोनिन एंड स्टे एलिवेटेड एवरेज 7 से 8। पहले 4 घंटों में आई का लेवल, फिर इसके बाद में टी का लेवल आता है। और इसके बाद आपका आई टी से याद रखें ना, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई टी इंफॉर्मेशन, आई ट्रोपोनिन आई इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट। फिर इसके बाद ये मैंने लेवल दिखाया है कि कब रेज होता है पीक लेवल। हार्ट अटैक के 11 घंटे के बाद होता है, 11 घंटों के बाद। और फिर कब नॉर्मल होता है, कितने देर के अंदर। ब्यूटीफुल स्लाइड्स फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न कि कब रेज होता है। पहले 4 घंटों में रेज, और 1 2 3 भी भूल जाए तो पहले 4 घंटों के अंदर आप देखें रेज होता है। और तकरीबन आधा दिन, 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर। तो 24 यानी आधे दिन, 12 घंटे की याद रखें एवरेज, कि ये पीक पे होता है। और फिर इसके बाद ऐसा ऐसा तकरीबन हफ्ता लग जाता है, हफ्ते तक इसकी अमाउंट रह जाती है। एवरेज याद करने का तरीका स्टूडेंट्स का इंतहाई अहम, 100% टी जो है, आई और टी इंतहाई अहम जो है, ये बाकी एंजाइम से इंतहाई मुफीद है, जिसके लिए ट्रोपोनिन का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इम्यूनो एसिड, आपका रैपिड टेस्ट भी आता है जो होल ब्लड से किया जा सकता है। खास इसकी टेक्निक होती है, इसके साथ इसको मेजर करते हैं। ये लेवल बड़ा अहम है, 0.05 से कम होना चाहिए, 0.0। और क्रिटिकल लेवल होता है, पेशेंट का बता रहा होता है लैब को कि कितना खतरनाक है। कितने टाइम अगर उसका 100 टाइम बढ़ जाए तो उसका मतलब है कि ये इंतहाई खतरनाक होते हैं। आई 0.04 नैनोग्राम पर ml, और टी का मतलब है ये वैसे बहुत कम मिकदार, नैनोग्राम बहुत कम मिकदार में होता है। What is the difference between troponin estimation, specific, more specific? के जो CKMB है वो हमारे मसल डिजीजेस, ब्रेन इंजरीज, लंग इंजरीज, रीनल इंजरीज, इसलिए हिस्ट्री के लिए मैंने कहा था। तो ट्रोपोनिन इज मोर स्पेसिफिक देन द CKMB बैंड इज स्पेसिफिक। इंक्रीज्ड अर्ली रिमेन्स एलिवेटेड काफी देर तक, जबकि ये अर्ली होता है लेकिन जल्दी फॉल हो जाता है। ये देखिए घंटों में खत्म हो जाता है, ये दिनों तक रह जाता है। सेंसिटिविटी रूल आउट करने के लिए डिजीज को भी ये मोर सेंसिटिव है। स्पेसिफिक होता है डिजीज को पकड़ने में कितना अहम होता है, और सेंसिटिव होता है डिजीज को नेगेटिव करने में कितना अहम होता है, कि ये लेस सेंसिटिव है एज कम्पेयर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एलिवेशन मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एलिवेशन फॉर द ऑफ द चेस्ट पेन।
आपको, हाँ, आपको रात को सोए हुए अगर आपको खाना खाया और फौरन सो गए, हार्ट बर्निंग की हुई, तो आपने कहा शायद मेरी हार्ट अटैक है, तो फौरन अगर देखें ट्रोपोनिन हम फौरन आपको बता दे कि ये आपको हार्ट बर्निंग है, या इसलिए फौरन खा के सोना नहीं चाहिए। रात का खाना या तो छोड़ दें, या रात का खाना आप खाएं तो कम से कम 4 घंटे के बाद आप सोएं। रात को चाय ज्यादा लेना, रात को देर तक स्मोकिंग करना, रात को देर तक जागना हार्ट के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर एसओपीज आप कोरोना से बचने के लिए लें, तो आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए भी एसओपी बनाए। खाना खा के फौरन सो नहीं जाना। खाना खाने के दरमियान कितना खाना है, पेट भर के खाना नहीं है, पेट भर के खाना नहीं है आपने। अब भूख हो तो छोड़ देनी है। मैं 24 घंटों में एक दफा खाता हूँ, 24 घंटों में मैं एक दफा खाता हूँ। और चाय भी मेरे ख्याल है कि बड़ा कम पीता हूँ। मेरे कुलीग सारे कहते हैं बुखारी साहब बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटी में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मुझे। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका देता है कि मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। वरना न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, नहीं पता आजकल के दौर में क्या था। अब ट्रोपोनिन के बाद मैंने दूसरा अहम कार्डियक मार्कर जो था वो CKMB। नो डाउट CKMB है, लेकिन CKMB दूसरे, ये भी मसल्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वो मसल सेल के अंदर होता है, ये मसल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसलिए इसका भी ये जल्दी डिटेक्ट होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। इसकी CKBB ब्रेन का, MB कार्डियक, MM मसल, तो CKMB इज मोर इम्पोर्टेंट और मोर स्पेसिफिक। इसका ना एक जो इम्पोर्टेंस है वो पहले 3-6 घंटों में आता है, और फिर 24 घंटे के बाद इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है और रिटर्न्स टू नॉर्मल अगले 48 घंटों के बाद। तो इसलिए ये जरा CKMB से कम अहम है, सॉरी ट्रोपोनिन से, क्योंकि ट्रोपोनिन काफी देर तक रहता है। ट्रोपोनिन इज द स्पेसिफिक फॉर द सेल मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, इस्कीमिया। इसकी डिसएडवांटेजेस काफी है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता और बीमारियां भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाता है लेवल, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। फॉल्स पॉजिटिव आने का खतरा होता है। नॉन स्पेसिफिक नॉन इस्कीमिक कार्डियक इंजरीज लाइक पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस के अंदर भी अहम होता है, नॉट स्पेसिफिक। मसल डिस्ट्रॉफी में आ सकता है, मसल, ये मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों के अंदर, रीनल डिजीजेज में भी आ सकता है। इसके अंदर इंडेक्स करना चाहिए, इसका लेवल को इंडेक्स करना चाहिए। नॉर्मल लेवल इसके खास तौर पे कैलकुलेट करने का हमारे केमिकल पैथोलॉजी उसके लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हमारे ब्रिगेडियर आमिर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है इस केमिकल पैथोलॉजी के प्रोफेसर समीर को में, और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसको आपको सारे तलबा को और कंसल्टेंट्स उस बुक को पढ़ना चाहिए। ये लेवल है कब राइज होता है, कब, अगर इसको कंपेयर करें तो ये CKMB ट्रोपोनिन आई से भी पहले रेज होता है, लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। इसका पीक लेवल जो है वेरिएबल है, कितने अंदर। दूसरा एम टेस्ट, जब ये ट्रोपोनिन आई नहीं था और CKMB कम था, तो फिर ये LDH, आजकल कोरोना में भी ये कराया जाता है, इंफ्लेमेटरी मार्कर भी है। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है। लेकिन ये हार्ट के अलावा दूसरे लिवर डिजीज, RBC के अंदर, किडनी, ब्रेन, लंग इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पे भी इसकी भी टाइप 1, 2, 3, 4 है। हमें कौन सा चाहिए, रेटिकुलो एंडोथेलियल के अंदर कौन सा होता है, हार्ट के अंदर कौन सा होता है, तो ये इसके भी आगे सब एंजाइम है। आपने कहा आइसो एंजाइम ऑफ द LTH, ये एक खास तरीका है सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड हीट करने के बाद। तो ये दूसरा कार्डिक मार्कर है। डिसएडवांटेजेस है कि दिल की बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में रेज आ जाता है। नॉर्मल लेवल कितना है, 140 से लेके 280 यूनिट पर लीटर।
देखिए, मैं आपको दोबारा नॉर्मल लेवल पे अपनी स्लाइड्स को वापस कर रहा हूँ। जो आपका ट्रोपोनिन का है वो 0.4 है, और इसके बाद आपका CKMB का लेवल है, ये CKMB का लेवल है, ये कितना होना चाहिए। इसके बाद आपका LDH का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, ये आपके फिजिशियन को मालूम होना चाहिए। अगर फिजिशियन को अपने 140 से 180 यूनिट तक आता है। मायोग्लोबिन एक और मार्कर है, लेकिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाती है। जब मसल की डेथ होती है तो मायोग्लोबिन रिलीज होता है, लेकिन ये भी नॉन स्पेसिफिक है कि काफ़ी दूसरे मार्कर्स के अंदर भी ये रेज्ड आ सकता है। तो इट स्टार्ट राइजिंग 1 to 4 आवर्स और डिटेक्टेबल 6 to 9 आवर्स। पीक लेवल वही आधे 6 to 12 आवर, तकरीबन सारे इसके सारे 12 घंटे में पीक को चले जाते हैं सारे कार्डिक मार्कर। फिर इसके बाद अगले चंद घंटों में ही रह जाते। सिर्फ ट्रोपोनिन है काफी दिनों तक रह सकती है। सेंसिटिविटी 95% है, जिसके मुकाबले में ट्रोपोनिन आई की 100% है। इट अपेयर्स बिफोर द, ये CKMB में से सबसे पहले मार्कर यही है कि ये पहले, उससे भी पहले मार्कर आता है। पहले 1 घंटे के अंदर अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में कौन सा मार्कर, तो 1 घंटे के अंदर आपको, पहले 1 घंटे के अंदर आपको CKMB और मायोग्लोबिन, और फिर 2-3 घंटों के बाद जो है ट्रोपोनिन आई शुरू हो जाती है। लेकिन जो रीनल और दूसरी डिजीजेस के अंदर भी ये नॉर्मल लेवल है 2 to 5 इंटरनेशनल यूनिट पर लिटर, और क्रिटिकल लेवल जो है ये CKMB का है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये लेकिन CKMB का नॉर्मल लेवल है, यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन ये CKMB का नॉर्मल लेवल कितना है, ये LDH का नहीं है, बायोग्लोबिन का नहीं है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस जो है, ये सीरम नॉर्मल लेवल जो मायोग्लोबिन का है 0 to 85 नैनो का। एक और एक नॉन स्पेसिफिक SGPT, जैसे लिवर के लिए इंपॉर्टेंट है SGOT या एसर्टेट ट्रांसमाइनेज, ये एक एंजाइम है। ये भी मसल्स के अंदर के, कार्डिक मसल के अलावा दूसरे मसल्स के अंदर भी रहती है। तो ये तकरीबन इसका लेवल 2 दिन के बाद तीसरे दिन अचीव होता है। ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसका लेवल कराना अहम है। इसका नॉर्मल लेवल है 1 से 40 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट। ये एक और एंजाइम है जो अल्टरनेट टू द LDH1 है। ये अहम है। इट इज हार्मोन, कार्डिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट called BNP is used as a diagnostic tool for the heart। उम्र में अगर आप 74 साल से कम उम्र तक हो तो लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml है, और अगर 75 ईयर के बाद है तो 450 पिकोग्राम पर ml है। ये सारे एंजाइम करे, सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है, मायोग्लोबिन, इससे भी पहले आना चाहिए। ये आपका लेवल आ रहा है, ये एंजाइम रेस हो रही है। CKMB कब आ रहा है, इसके बाद ट्रोपोनिन कब आ रही है। ट्रोपोनिन सबसे पहले आ रही है, फिर इसके बाद CKMB आ रही है, फिर इसके बाद ब्लू आ रही है, फिर ग्रीन जरा उसके बाद लेट। तो ये हमारे आज के लेक्चर की समरी है। सबसे पहले ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन T, CKMB, SGOT, LDH और BNP। मायोग्लोबिन भी कराया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए क्रेटिनिन, ये वही वाला पीछे वाला जो पिक्चर है, इसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। टाइम कब आता है, इसके बाद कब डिटेक्ट हो सकता है, कब पीक पे है और कितने दिन रह सकता है। तो देखिए, ट्रोपोनिन आई जो है, टी पहले आती है, ट्रोपोनिन टी उसके बाद आती है। तो आई इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू द टी, दोनों कराई जा सकती है। दिस इज द, थैंक यू वेरी मच। तो आज की गुफ्तगू की समरी ये है कि अपने दिल को बचाएं। दिल की अमराज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक SOP अपनाएं, जैसे कोरोना के लिए SOP आपने अपनाया, मास्क लगाना है, इसके लिए मुनासिब खाना खाना है, ज्यादा नहीं खाना आपने।
मुंह से अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपने मैदे को कंट्रोल करें। इसके बाद जैसे दूसरा आया कि हमने हाथ धोना है, दूसरा SOP जो है आपने एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद आपने स्मोकिंग से बचना है, शराब नोशी से बचना है, आपने जहनी परेशानी से बचना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, और इसके बाद आपने अपने स्लीपिंग आवर्स को नॉर्मल रखना है। लेट आवर तक जो जागते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारे SOPs हैं। इन SOPs को अपना के हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ये वो बीमारी है जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नंबर 1 बीमारी है, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आप खबरदार हों, आप खबरदार हों। अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको जाके ये बता सकते हैं कि भाई आप जो है ये बीमारी जो है इससे बचा। मैं एक खूबसूरत हदीस रसूल से ख़त्म करता हूँ आज के लेक्चर्स को, कि मुसलमान वो है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है, हाथ को धोता है, और भूख लगती है तो खाना खाता है, और अभी भूख बाकी होती है तो खाना छोड़ देता है। लेकिन कितना अहम मैसेज है अल्लाह के पाक रसूल का। तो मेरे दोस्तों, हाँ मेरे तालिब इल्मों, मेरे तलबा और तालबात, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर है। ये लेक्चर्स आपके लिए इंतहाई मुफीद है, ना सिर्फ आपके इम्तिहानों के लिए बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी, और आपके मरीज़ों के लिए भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।